स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। प्रीलिम्स स्पेशल का ये स्पेशल एपिसोड जिसमें आयोग के द्वारा पूछे गए विगत प्रश्नों का हम लोग सिंहावलोकन करते हैं, उन प्रश्नों का जिन्हें विगत परीक्षाओं में पूछा गया और आने वाली परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। शुरू करते हैं आज के इस सेशन को और इस अध्याय का ये अंतिम वीडियो होगी, ये अंतिम लेसन होगा। आज का ये पहला प्रश्न, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहां स्थानांतरित की थी? हर्ष मतलब हर्षवर्धन और ये वर्धन वंश का शासक, या कह लें किस वंश का शासक था? तो पुष्यभूति वंश का शासक था। ये वंश का संस्थापक जिसका नाम था नरवर्धन और इन्होंने 500 ईस्वी में इस वंश की स्थापना, इस राजवंश की स्थापना कहां पर किया था? थानेश्वर में किया था। कहां पर? थानेश्वर में। लेकिन जब इस वंश का अंतिम शासक हुआ जिसका नाम था हर्षवर्धन, हर्षवर्धन ने जब यहां पर कन्नौज पर कब्जा कर लिया, कन्नौज उन दिनों मौखरी राजवंश की राजधानी हुआ करती थी। मौखरी वंश के अंतिम शासक ग्रह वर्मा जो रिश्ते में सम्राट हर्ष के जो है जीजा थे, उनकी हत्या जब देवगुप्त के द्वारा कर दिया जाता है, देवगुप्त मालवा का शासक था, तब उसका बदला चुकाने के लिए, अपने भाई राजवर्धन की मौत का बदला चुकाने के लिए मालवा के शासक देवगुप्त को पराजित करके हर्षवर्धन कन्नौज को अपने कब्जे में कर लेता है और कन्नौज को अपनी राजधानी घोषित करता है। किसको? कन्नौज को। तो पुष्यभूति वंश की पहली राजधानी अगर जो है पूछी जाए तो थानेश्वर थी। ये थानेश्वर जगह जो है कहां अब पड़ती है? हरियाणा में पड़ती है, हरियाणा में पड़ती है। और यहां से इन्होंने राजधानी कहां पर स्थापित कर ली? कन्नौज में, जिन्हें कान्यकुब्ज के नाम से जाना जाता था। कन्नौज जिसे महोदय श्री के नाम से जाना जाता था, कन्नौज जिसे महोदया के नाम से जो है जाना जाता था, महोदय नगर के नाम से जाना जाता था और अब इसे इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है, जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश का एक जिला है। इन्होंने इस राजधानी का जो है परिवर्तन जो है कब किया था? 606 से लेकर के 647 ईस्वी तक जो है हर्षवर्धन भारत का सम्राट रहा, जिसे अंतिम हिंदू शासक कहा जाता है। अगला प्रश्न, नर्मदा नदी के तट पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अग्रगमन को किसने रोका था? कहने का मतलब नर्मदा नदी के तट पर हर्ष को किसने जो है पराजित किया था? जी हां, हर्षवर्धन को पराजित किया था पुलकेशियन द्वितीय ने। किसने? पुलकेशियन द्वितीय ने। कब? 618 ईस्वी में। लेकिन इसका प्रमाण जो ऐहोल अभिलेख से मिलता है, ऐहोल अभिलेख जो कि कर्नाटका में स्थित है, इसे रवि कीर्ति के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? रवि कीर्ति के द्वारा जो है लिखा गया था और ऐहोल अभिलेख में इसका वर्ष 634 जो है दे रखा है। लेकिन आयोग ने इसे जो है सही माना। कुछ जो है ऐतिहासिक पुस्तकों से 618 भी प्रमाण मिलता है, क्योंकि ऐसा माना गया कि ऐहोल अभिलेख जब लगाया गया होगा तब का जो है ये वर्ष इस पर अंकित किया गया होगा। ऐहोल अभिलेख कर्नाटक में किस नदी के तट पर है? मालप्रभा नदी के तट पर रवि कीर्ति के द्वारा प्राकृत भाषा में इसे लिखा गया था। दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प जो है सही है? दिए हुए प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है। नर्मदा नदी के तट पर सम्राट हर्ष को पुलकेशियन द्वितीय ने पराजित किया था। कुछ किताबों से यह प्रमाण मिलता है कि इन दोनों के बीच जो है गोदावरी के तट पर भी युद्ध हुआ था, लेकिन हर्ष को पराजय यहीं पर नर्मदा नदी के तट पर देखना पड़ा। नर्मदा आज भी और तब भी जो है लगभग उत्तर भारत और दक्षिण भारत को विभाजित करने वाली नदी है। यहां से कहां से? अमरकंटक से। कहां से? अमरकंटक से। अमरकंटक से नर्मदा निकलती है और यहां आकर के खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। खंभात की खाड़ी जिसे प्राचीन काल में उन दिनों कांबे की खाड़ी के नाम से जाना जाता था। कहां से निकलती है? अमरकंटक से।
अमरकंटक जो कि मैकाल पर्वत की जो है सबसे ऊंची चोटी है और यहाँ से सिर्फ नर्मदा ही नहीं 3 नदियाँ निकलती हैं। उसके लिए ये शब्द चाहें तो जो है लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। सोनम, सोनम गुप्ता नहीं, सिर्फ सोनम। शो का मतलब सोन नदी ये भी निकलती है अमरकंटक से, नर्मदा भी निकलती है अमरकंटक से, और म का मतलब महानदी ये भी निकलती है कहाँ से? अमरकंटक से। ये दोनों निकलती हैं एमपी वाले बेल्ट से, ये निकलती है छत्तीसगढ़ से। बहरहाल प्रश्न के अनुसार दूसरा विकल्प 100% सही है। उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलनों का आयोजन किया था। बौद्ध महासम्मेलनों का आयोजन हर्षवर्धन के द्वारा प्रति 5 वर्ष के बाद संगम नगरी प्रयाग में किया जाता था और हर्षवर्धन उसमें दिल खोल करके जो है दान करता था। उसे महामोक्ष परिषद के नाम से जाना जाता था। महामोक्ष परिषद की अध्यक्षता ह्वेनसांग के द्वारा भी किया गया था 645 ईस्वी में। बहरहाल दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? जी, दूसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखें, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? ऑलमोस्ट ये जो है सेशन ऐसा होगा जिसमें आपको जितना जो है प्रश्न अब तक मैं कराया हूं उसका एक तरह से इसको रिवीजन आप समझिएगा, क्योंकि इन प्रश्नों से पहले भी आपका मुलाकात हो चुका है, बस ये रिवीजन के लिए है। चीनी यात्री ह्वेनसांग जिसने 629 ईस्वी में अपने देश से चलता है, 630 ईस्वी में भारत में आता है, 15 वर्ष तक भारत में रहता है, नालंदा में पढ़ाई करता है, अध्ययन करता है और अपनी जीवनी को जो है CU की नामक पुस्तक में यात्रा वृतांत में लिखता है। क्योंकि ये रिवीजन है इस सेशन का तो थोड़ा सा मैं तेज चलूंगा। हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग आया था और फाहियान किसके शासनकाल में आया था? 399 ईस्वी से लेकर के 415 तक रहा था। किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। इस सिंह जो कि 671 से लेकर के 695 ईस्वी तक जो है भारत में रहा था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वैसे प्रश्न के अनुसार पहला विकल्प ना, दूसरा सही है। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? यह दुनिया का नियम है। कहा गया है जो फरा है, जो फुला है वो फरा है, जो फरा है सो झरा है। गुप्त काल में स्थापत्य कला अपने जो है पराकाष्ठा पर रही थी। गुप्त काल में भारत का सर्वांगीण विकास हुआ था, लेकिन गुप्त काल में ही जो है ये पतन की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई थी। और गुप्त काल में ही जब परवर्ती गुप्त धीरे धीरे बौद्ध धर्म के अनुयायी हुए, बौद्ध धर्म की तरफ आकृष्ट हुए, तो उनका जीव हत्या यानी अहिंसा से कुछ ज्यादा ही लगाव हो गया। और इस तरह सेना में जो लोग भर्ती किए जाते थे उन पर अब इनका जो है ध्यान कम होने लगा था और इनकी कमजोर जो सैन्य व्यवस्था थी वही आगे चल करके इनके जो है पतन का सबसे बड़ा कारण थी। बहरहाल दिए हुए प्रश्न का पहला विकल्प जो है सही है। प्रतिहार वंश, जो अपने आप को ये लोग जो है लक्ष्मण के वंशज मानते थे, कन्नौज में जो है कन्नौज इनकी जो है राजधानी थी। राष्ट्रकूट मैंने बताया था पिछले क्लास में कि दंती दुर्ग के द्वारा, किसके द्वारा? दंती दुर्ग के द्वारा जो है इस वंश की स्थापना हुई थी। इसी राष्ट्रकूट, ये शब्द राष्ट्रकूट है, राष्ट्रकूट वंश का जो है शासक जिन्हें एलोरा के गुफाओं में कैलाश महादेव मंदिर का जो है निर्माण कराया था। किसने? कृष्ण प्रथम ने। सातवाहन युग जिसका जो है सातवाहन वंश का शासक जिसका नाम था जो है शिमोम ने इस वंश की जो है स्थापना की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गुप्त साम्राज्य के पतन के लिए विभिन्न कारण थे, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कारण नहीं था? गुप्त साम्राज्य कब से कब तक जो है रहा था? तो 240 ईस्वी से लेकर के 550 तक। कब तक? 550 तक। इसकी स्थापना किसके द्वारा जो है किया गया? श्री गुप्त के द्वारा किया गया। लेकिन ध्यान रखें, अगर पूछे कि गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था, उस सवाल का जवाब होगा कौन? चंद्रगुप्त प्रथम।
जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की, जिसने गुप्त संवत की जो है शुरुआत किया था, जिसने सबसे पहले गुप्त वंश में जो है क्वाइन यानी सिक्के जो है जारी किए थे। इस साम्राज्य के पतन का कारण कौन सा नहीं था? हुड़ों का आक्रमण। बिल्कुल, इन्हीं के समय में हुड़ों का आक्रमण पहली बार 455 ईस्वी में होता है। स्कंदगुप्त इन हुड़ों को पराजित करके जो है बाहर कर देता है। तब हुड़ों का जो है सेना नायक खुशनवाज हुआ करता था। दूसरा आक्रमण 466 में हुआ था, 67 में, तब भी स्कंदगुप्त ने जो है इनको पराजित करके जो है बाहर कर दिया। जब तीसरा आक्रमण तोरमान के नेतृत्व में जो है होता है, तब तक जो है स्कंदगुप्त की जो है मौत हो चुकी थी और तोरमान अंततोगत्वा अपने नापाक इरादों में कामयाब होता है और भारत का उत्तर पश्चिम वाला जो बेल्ट है, जो वर्तमान समय में अफगानिस्तान पाकिस्तान का क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में अपना साम्राज्य स्थापित करने में आखिर कामयाबी हासिल कर ही लेता है। प्रशासन का सामंतवादी ढांचा, यह भी एक समस्या थी, क्योंकि इनके जो सामंत थे आगे चल करके अपने अपने क्षेत्रों का जो है शासक बन बैठे और यह भी इनकी जो है दुर्बलता का एक कारण था। उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेना, मैंने बताया कि बिल्कुल ये बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिए तो ये सब के सब जो है अहिंसावादी हो गए और ये अहिंसावादी थे और इसी का दुरुपयोग किया था किसने? हुड़ों ने, जो कि मंगोल जनजातियों से संबंधित थे। अरब का आक्रमण यह कोई माने नहीं रखता है, क्योंकि पहला सफल आक्रमण जो है 712 ईस्वी में हुआ था। कब? 712 ईस्वी में। किसके नेतृत्व में? मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। कहां पर? सिंध पर। मोहम्मद बिन कासिम जो कि फारस का शासक जिसका नाम था अल हज्जाज, उसी का भतीजा था, उसी का दामाद था, उसी का सेनापति था। तो पहला सफल आक्रमण 712 में हुआ था, जबकि गुप्त वंश जो है 550 में ही लगभग खत्म हो जाता है। तो कौन सा इसका कारण नहीं था? ये कारण नहीं था। दिए हुए प्रश्न का अंतिम विकल्प सही होगा। हर्ष साम्राज्य की राजधानी थी, कहां पर थी? तो इसकी पहली राजधानी जो है थानेश्वर में थी और दूसरी राजधानी जो है कहां थी? कन्नौज में थी। हर्ष जब जो है शासक बनता है तो अपनी राजधानी को जो है ये कहां ट्रांसफर करता है? कन्नौज में जो है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न का अवलोकन करते हैं। निम्न में से कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित थी? जी हां, गुप्त वंश में नाना देशी जो संस्था थी वो विदेशी व्यापार से संबंधित थी। अगला प्रश्न का अवलोकन करें। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पत्तन से संचालित होते थे? उत्तर भारतीय व्यापार की जो है बात कर रहा है। भारत तब भी और आज भी जो है 3 तरफ से समुद्र से घिरा है। ये वाले बेल्ट को आज अरब सागर कहते हैं, उन दिनों पारावत सागर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पारावत सागर जो है कहा जाता था। किसी परीक्षा में पूछा भी था कि अरब सागर का प्राचीन नाम क्या था? पारावत था। जबकि यहां पर जो ये खाड़ी है इसे जो है कांबे की खाड़ी जो है कहते थे उन दिनों, अब इसको जो है कहते हैं क्या? अब जो है इसे खंभात की खाड़ी कहते हैं। खंभात की खाड़ी के तट पर ही जो है भड़ौच बंदरगाह था, जो कि विदेशी व्यापार का जो है उन दिनों केंद्र हुआ करता था। ताम्रलिप्ति जो कि बंगाल की खाड़ी में बंग तट पर यानी बंगाल पर जो है ये था, इस वाले बेल्ट पर था ताम्रलिप्ति, यहां पर था। भड़ौच जो है यहां पर था। बहरहाल ये पूछ रहा है उत्तर भारतीय को व्यापार इनसे जो है हुआ करता था। उत्तर भारतीय या दक्षिण पूर्व एशिया में व्यापार हुआ करता था। दक्षिण भारत में व्यापार जो है दक्षिण भारत के जो है उन दिनों के जो कावेरी पत्तनम या ये जो बंदरगाह थे उनसे हुआ करता था। और ये भारत का एक पड़ोसी देश, इंडिया का मैप खरीदो तो पट्टा फ्री में चला आता है। शिलोन यहीं का शासक था जिसका नाम था मेघवर्मन। क्या नाम था? मेघवर्मन, जिसने कि भारतीय गुप्त शासक समुद्रगुप्त से या अशोकादित्य से यह प्रार्थना किया था कि हमको बोध गया में एक बौद्ध विहार बनाने का परमिशन दिया जाए, आज्ञा दिया जाए, और समुद्रगुप्त ने ऐसा किया भी था। 10वां प्रश्न देखें। गुप्त साम्राज्य से सर्वप्रथम कौन सा प्रांत पृथक हुआ था? गुप्त साम्राज्य
में प्रांत को किस नाम से जाना जाता था? अवनी के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? भुक्ति के नाम से जाना जाता था। देश के नाम से जो है जाना जाता था। प्रांत से जो छोटा इकाई थी वो विषय थी, यानी जिला को किसके नाम से जानते थे? विषय के नाम से जानते थे। जिला से छोटी इकाई जो है विधि थी, जिसको कि तहसील के नाम से जो है जाना जाता था। तहसील जो आज कहा जाता है। इससे छोटी इकाई जो थी वो पैठ थी, और सबसे छोटी इकाई जो थी वो क्या थी? ग्राम थी। इसके पतन का जो सबसे कारण मुख्य रूप से था वो इनकी सामंतवादी व्यवस्था और बौद्ध धर्म के तरफ आकर्षण, और उन्हीं दिनों इनका जो है एक प्रांत जिसका नाम था जो है सौराष्ट्र इनसे जो है अलग हुआ। और गुप्त साम्राज्य से अलग होने वाला पहला प्रांत जो है कौन था? जी हां, सौराष्ट्र था। सौराष्ट्र में ही गिरनार पर्वत पर जूनागढ़ अभिलेख है, जिससे यह प्रमाण मिलता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था। भीतरी अभिलेख से भी यह प्रमाण मिलता है। वही सौराष्ट्र सबसे पहले जो है इनके हाथ से निकल गया था। निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन पश्चिमी घाट पर स्थित था? जी हां, क्रांगानोर। मैंने बताया था कि या तो उस समय के जो पत्तन थे वो जितने भी इस वाले बेल्ट में थे, वेस्टर्न घाट में, पश्चिमी घाट में, तब इनको सह्याद्री के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? सह्याद्री के। और नहीं तो कुछ पत्तन जो थे यानी बंदरगाह इस वाले बेल्ट पर थे। मदुरा जो है दक्षिण भारत में तब भी था, आज भी है। कावेरी पत्तनम दक्षिण भारत में, जबकि कांगानोर जो था वो पश्चिमी तट पर था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। योग दर्शन के प्रतिपादक, योग दर्शन का वर्तमान स्वरूप गुप्त काल में ही अपने अस्तित्व में आया, और इसका जो है प्रतिपादक जो है कौन थे? पतंजलि थे। किसके दरबार में रहते थे? जी हां, पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में? पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे। इन्हीं के देखरेख में पुष्यमित्र शुंग के द्वारा अश्वमेध यज्ञ कराया गया था, जिसका प्रमाण अयोध्या अभिलेख से प्राप्त होता है। गौतम जी जो कि न्याय दर्शन से संबंधित थे, जैमिनी मीमांसा से संबंधित थे, बिल्कुल रट जाइए, कितनी बार बताया। शंकराचार्य जो कि अद्वैत दर्शन से जो है संबंधित थे। अगला प्रश्न जो है हम लोग देखते हैं, उससे पहले बता दें कि इसका पहला विकल्प जो है सही है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? उस व्यक्ति को कहा जाता है जिसका नाम अशोकादित्य था। उस व्यक्ति को कहा जाता है जिसका नाम समुद्रगुप्त था। उस व्यक्ति को कहा जाता है जिसे लिच्छवी दौहित्र के नाम से जाना जाता था। वो व्यक्ति जिसने अपने जीवन काल में कुल 24 युद्ध लड़े और हर जगह विजेता रहा था। जी मैं बात कर रहा हूं समुद्रगुप्त का। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? ए स्मिथ ने कहा था। किसने कहा था? ए स्मिथ के द्वारा कहा गया। दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? अंतिम विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न देखें। गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया था, ये बस रिवीजन के लिए ये क्लास रखी गई है। ये प्रश्न पहले भी जो है आपके सामने आए रहे होंगे। हूण जो कि मंगोल जनजातियों से संबंधित थे, मध्य एशिया की बर्बर जातियां थी। भारत में आने के पीछे इनका पहला जो उद्देश्य था, भारत से जो है लूटपाट करना और धन प्राप्त करना था। दरअसल ये उन क्षेत्रों में रहा करते थे जो पूरी तरीके से मरुस्थल था। उन क्षेत्रों में ये रहते थे जहां पर कृषि न के बराबर होती थी, और जो डेजर्ट एरिया है उन दिनों जहां कुछ होता ही नहीं था, तो खाने की समस्या थी तो उसके समाधान के लिए सोने का चिड़िया यानी कौन? भारत। और भारत अतिथि देवो भव, ये वाली जो परंपरा थी उसका इन लोगों ने फायदा उठाया। हूणों ने सबसे पहले जो है अटैक किया था किसके शासनकाल में? मैंने बताया था आप लोगों से, स्कंदगुप्त के शासनकाल में। कब? 455 ईस्वी में। दूसरी बार कब? 466 ईस्वी में। किसके नेतृत्व में? जो है खुशनवाज के नेतृत्व में। खुशनवाज के जो है नेतृत्व में इन्होंने अटैक किया, जबकि इनको सफलता मिली थी किसके? तोरमाण के नेतृत्व में। इसी का बेटा था जिसका नाम था जो है मिहिरकुल, या इसी का नाम था मिहिरगुल। इसी ने जो है सबसे पहले भारत में हूण वंश की जो है तत्वगत्वा स्थापना किया था। कश्मीर के क्षेत्र में राज तरंगड़ी से जिसका प्रमाण मिलता है, दिए हुए प्रश्न का
कौन सा विकल्प सही है? डी विकल्प सही है। कौन सा? जी हां, डी विकल्प जो है सही है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। वैसे हमारे ये टाइपिस्ट का कमाल है। अगला प्रश्न का अवलोकन करते हैं हम लोग। ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आया था? कितनी बार ये बात मैंने बताया? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया। कब? 630 ईस्वी में आया। कहां पढ़ाई किया? नालंदा में। अपना यात्रा वृतांत किस पुस्तक में लिखा? CU की में। इसने लिखा है कि जब नालंदा में ये पढ़ने के लिए गया तो शिलभद्र वहां के प्राचार्य जो है हुआ करते थे। 10,000 जो है उस समय विद्यार्थी पढ़ा करते थे। भारत वो देश था उन दिनों जब विदेश से लोग भारत में पढ़ने के लिए आते थे। और अब हम लोगों ने इतना प्रगति की कि अब जो है भारत से विदेश में पढ़ने के लिए जाते हैं। तब दुनिया के सर्वश्रेष्ठ जो है विद्यालय, शिक्षा के केंद्र, विश्वविद्यालय भारत में हुआ करते थे। और अब तो टॉप 100 में इंडिया के एक भी विद्यालय नहीं है, क्योंकि अब हम लोग विश्व गुरु बनने के लिए धीरे धीरे अग्रसर हो रहे हैं। अगला प्रश्न को देखें। भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास के संबंध में सांख्य संप्रदाय से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। ये कथन सांख्य दर्शन पुनर्जन्म, आत्मा के आगमन के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है, सरासर गलत है। बिल्कुल स्वीकार करता है। सांख्य दर्शन की मान्यता है कि आत्मज्ञान से ही मोक्ष संभव है। बिल्कुल सही है, यानी दूसरा विकल्प सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त किया जा सकता है? अद्वैत वेदांत जिसको जो है शंकराचार्य महोदय के द्वारा, किसके द्वारा? शंकराचार्य महोदय के द्वारा इसका प्रतिपादन जो है किया गया था। और इसमें बताया गया क्या कि आपको ईश्वर को याद करना है तो आपको स्वयं उसके लिए जो है प्रयास करना है, न कि किसी पुरोहित या किसी व्यक्ति का सहयोग लेना है। और यह संभव है किसके वजह से? ज्ञान की वजह से। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन एक अष्टांग योग का अंश नहीं है? अष्टांग योग जिसमें आपका मुख्य रूप से जो है धारण जैसी जो है व्यवस्थाएं, लेकिन ये सब के सब जो है प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से इससे संबंधित है, इसलिए ये विकल्प जो है सही है। आगे देखें। हुड़ विजय के पश्चात शासक स्कंदगुप्त ने कौन सी उपाधि जो है धारण की थी? हुड़ विजय का प्रमाण मैंने बताया भीतरी अभिलेख गाजीपुर से, और नहीं तो गिरनार अभिलेख सौराष्ट्र से प्राप्त होता है। और उसके बाद इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था, शक्रादित्य की उपाधि धारण किया था, क्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। किसने? स्कंदगुप्त ने। देवराज तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का ही जो है दूसरा नाम था। विक्रमादित्य प्रमुख रूप से जो है चंद्रगुप्त द्वितीय का ही जो है उपाधि रही थी, लेकिन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, या कह लो कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने, देवराज ने शकों को पराजित करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था, जबकि इन्होंने हुड़ों को पराजित करके ये धारण किया था। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? थोड़ा सा अजीब इन लोगों ने लिख दिया है। ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा और ये 4। तो उस हिसाब से जो है जिसमें 3 है वो नहीं होगा। ओह माय गॉड, ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा? पहला, दूसरा और चौथा। पहला, दूसरा और चौथा। सी विकल्प सही होगा। आगे देखें। प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय के संदर्भ में नगर, घंटाशाला, कंदूरा तथा चौल किसके लिए विख्यात थे? विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह, शक्तिशाली राज्यों की राजधानियां, उत्कृष्ट प्रस्तर कला तथा स्थापत्य से संबंध स्थान, या बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल। विदेशी व्यापार करने वाले उन दिनों गुप्त काल के ये क्या थे? बंदरगाह थे। तो ये था आज का ये रिवीजन सेशन। अब अगले क्लास में अगले चैप्टर को हम लोग लेकर के आगे बढ़ेंगे। इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आप बहुत अच्छा जो है तैयारी कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे और जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए प्रयास कर रहे होंगे। आज बस इतना ही। थैंक यू। शुभ रात्रि,
शुभ रात्रि, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।